हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या अभी भी पॉसिबल है 2.5 मंथ का टाइम है हमारे पास, हम बीएससी नर्सिंग 2026 के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लें, इंडिया के किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ में। तो यस, पॉसिबल है। मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो बेटा बस आपको अपना जो डेडिकेशन है ना, वो 100% नहीं 200% दिखाना होगा। अब आपको सीरियस होना होगा, वरना आपको जो ड्रीम कॉलेज है, जो ड्रीम रैंक है, वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलता रहता है जो आपकी हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में क्रैक करने में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, देखो जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे इसके। नंबर 1 आ जाती है आपकी थ्योरी। ठीक है, मुझे पता है थ्योरी बेस है बेटा। ठीक है, आपको अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कितना भी ऊपर कुछ कर लो, कुछ होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है थ्योरी। तो मैं ये मानती हूँ जो भी बच्चा 2026 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है, उसकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो गई होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब 30% 40% इतनी एटलीस्ट प्रिपरेशन होगी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग ले चुके होंगे, उनका तो बहुत सही है, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन बाकी बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनकी 30-40% प्रिपरेशन हो गई होगी, मतलब उनको कुछ पोर्शन तो थ्योरी का आता होगा, भले ही क्लास 11th का या फिर क्लास 12th का। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या करना है, जो कुछ पोर्शन आता है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जितना भी नया पोर्शन है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपने ऐड करना है और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में अपने एग्जाम को क्रैक भी करना है। ठीक है, तो देखो थ्योरी में क्या करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। इनमें क्या करो, बायो के ना जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, अपने पास में एनसीईआरटी रखो सामने, 1 शॉर्ट लेक्चर्स देखो। ठीक है, अब टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं लिखूंगी, मैं अलग से कॉपी में सजाऊंगी, हाईलाइट करूंगी, वो बिल्कुल टाइम नहीं है। अब एनसीईआरटी उठाओ, 1 शॉर्ट लेक्चर सीरीज देखो किसी भी टीचर की जिसकी आपको समझ आता है। ठीक है, 1 शॉर्ट सीरीज देखो, वो जो पढ़ा रहे हैं, जिस डायग्राम को, जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करो और वहां से अपनी फटाफट से बायोलॉजी को खत्म कर लो। ठीक है, हो सकता है अब दिन के आपको 8 घंटे, आपको 10 घंटे भी पढ़ना पड़ जाए, पढ़ो, क्योंकि टाइम कम बचा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उनसे कॉम्पीट करना है तो बेटा थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बायोलॉजी इस तरीके से ख़त्म कर लो, बायो में नोट्स मत बनाओ, एनसीईआरटी ही करो। ठीक है, अब नंबर 2 आती है आपकी फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक रूल अप्लाई करो। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि जो आपका 80% पेपर है वो 20% सिलेबस में से आता है। 80-20 का रूल आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कि 80% पेपर 20% सिलेबस में से आ जाता है। अब वो 20% सिलेबस क्या है, तो देखो बेटा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप क्या करो कि जितने भी आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, मतलब जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल हर पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ पूरी। ठीक है, उस लिस्ट में हर टॉपिक का नाम लिख लो अच्छे से, और उसके बाद में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में खासकर आप उन टॉपिक्स को सबसे पहले कर लो। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, अगर उस टॉपिक को हम पहले कर लेंगे, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऐसा ही करो। ठीक है, और खासकर फिजिक्स में तो आपने यही रूल अप्लाई करना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि मैं पूरी फिजिक्स लेके बैठूंगी या बैठूंगा और मैं कर लूँगा। ठीक है, तो यही रूल करो, 80-20 वाला। जितनी भी हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बना लो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो, जिस भी टीचर का समझ में आता है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है। मेरा समझ में आता है तो मेरे से पढ़ो, किसी और का समझ में आता है तो किसी और के से पढ़ लो, लेकिन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही करो, सबसे पहले अपनी थ्योरी खत्म करो। ठीक है, अब नंबर 2 आता है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वीक के 6 दिन आपने पढ़ाई करी, तो 7वें दिन क्या करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, 7वें दिन में जो आपने पूरे 6 दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करो।
ठीक है? एक दिन बेटा ऐसा बनाओ कि जिसमें रिवाइज़ करो। अब मुझे पता है कुछ लोग बोल सकते हैं कि आप रिवीज़न क्यों बोल रहे हो, हमारा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, आप 10 बुक को पढ़ते हो, अलग-अलग बुक्स को पढ़ते हो या फिर एक बुक को 10 बार पढ़ते हो, कौन-सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए कि एक बुक को 10 बार पढ़ने वाला? तो उसी तरीके से जितना भी पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करो। तो वीक में 1 दिन बनाओ, 6 दिन पढ़ाई कर ली, 7वें दिन जितना अभी पढ़ा था ना पूरा उसको रिवाइज़ कर लिया और साथ में उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो? देखो 2 चीज़ें हैं इसमें कि जो आपका पेपर होने वाला है, जिस पेपर में आप जाने वाले हो, अटेम्प्ट करने वाले हो बेटा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ठीक है? वहाँ पे कहानी लिखने को नहीं आएगी, वहाँ पे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे उसके और आपको जो सही आंसर लग रहा है उसको टिक करना होगा, ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जंग में जीतने के लिए हमेशा तैयारी पहले से करनी पड़ती है। अगर लास्ट के दिन सोचोगे ना कि एक दिन जाऊँगा, जाकर ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगा और मेरी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जितना भी आपको जो 7th डे आ रहा है ना हर वीक में, उसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि हर दिन अगर टाइम मिल जाता है बेटा तो आधे घंटे ही सही, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ही सही, किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को लगाओ, ठीक है? एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, उससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, उनकी लैंग्वेज किस तरीके की होती है, किस तरीके से आपको उनसे डील करना है, ठीक है? तो इस तरीके से अपना जो मार्च के ये 15 दिन बचे हैं, अप्रैल का जो आपका पूरा मंथ बचा है, इसमें यही करो, ठीक है? थ्योरी कंप्लीट करो और साथ-साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बेटा। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको पता लगेगा कि एक टॉपिक से किस तरीके से कितने-कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? थ्योरी बहुत ईज़ी होती है, लेकिन क्वेश्चंस जब देखते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये करो। नंबर 3 आपका आता है कि रिवाइज़ तो जो कर रहे थे ना 7वें दिन, वो तो करना ही करना है। अब जब आपका मई का मंथ आ जाएगा ना, मई वाला मंथ आ जाएगा, उस टाइम पे आपने क्या करना है कि कोशिश करना कि कम से कम 4 से 5 फुल मॉक टेस्ट दे सको, ठीक है? फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट दे लो। मॉक टेस्ट से क्या होगा बेटा, आपको पता लग जाएगा कि 3 घंटे किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपको एनालिसिस करने के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे जो ये गलती कर लेते हैं कि मैम हमने क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करे थे लेकिन हमारा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि देखो मैं 3-4 साल से गाइड कर रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि बच्चा कहाँ पे गलती करता है। क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन सबसे मेन पॉइंट आता है उसका एनालिसिस करने का, वो कोई नहीं करता, ठीक है? वो कोई नहीं करता तो वो आपने करना है, ठीक है? आपको रेस में आगे निकलना है तो आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली के 20 कर रहे हो, 30 कर रहे हो, वीकली प्रैक्टिस कर रहे हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी करोगे ना बेटा उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, देखना। 3 तरीके होंगे, ठीक है? क्वेश्चन गलत होने के 3 चांस होंगे। नंबर 1 होगा कि आपने जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, मतलब सिली मिस्टेक हुई होगी आपसे, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, पढ़ने में गलती हो गई और आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है? तो एक तो ये हो सकता है। नंबर 2 चांस क्या होगा बेटा आपका कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, इस वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हो रहा होगा। और नंबर 3 आता है बेटा कि वो चीज़, वो टॉपिक आपने पढ़ा था लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, अब रिवाइज़ नहीं करा है, रिवीजन की कमी की वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको कैटेगरी में डालो कि मेरी सिली मिस्टेक थी, मैंने रिवाइज़ नहीं करा था या फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, किस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, एक अपनी ना मिस्टेक नोटबुक बना लो, उसमें वो सारा सब कुछ लिखो और उस टॉपिक को उसी दिन ख़त्म कर लो ताकि अगली बार जब भी वो कभी क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है? तो बस ये 3-4 काम कर लो, थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करो, साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ और लास्ट में जो आपका मई का मंथ होगा, उसमें 2-3 मॉक टेस्ट दे देना। ट्रस्ट मी, अगर इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छी रैंक के साथ में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे और बहुत अच्छे कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? बाकी कोई क्वेरी है
कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं यहीं हूँ आपकी हेल्प के लिए। और बाकी मैंने चैनल पे वन शॉट लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करी है और प्रहार एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करी है, जिसमें मैं आपको डेली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो अगर खुद से नहीं कर सकते हो तो मेरी जाके वो सीरीज़ देख लिया करो, वहाँ से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा कर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे मैं बहुत सारे नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।